प्यारे बच्चों, हमने अपने चौथे पाठ में संज्ञा के बारे में कल पढ़ा था। आज हम उसको ज़रा सा दोहरा लेते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम नाम शब्द पे ज़रा ध्यान देना। इंग्लिश में इसे इसीलिए नेमिंग वर्ड कहा जाता है। संज्ञा के भेद हमने किए थे। संज्ञा के कितने भेद हैं बच्चों? संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? हमने इसके बारे में भी कल विस्तार से आपको बताया था। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण ताजमहल, महात्मा गांधी, गंगा आदि। तो विशेष स्थान मतलब ये मत समझ जाना कि व्यक्ति प्रसिद्ध ही होना चाहिए। जब हम महात्मा गांधी बोल रहे हैं तो किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि कोई प्रसिद्ध हो तभी आएगा। अगर आपका मित्र है, उसका नाम रोहन है, तो रोहन भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो कई बच्चों को इसमें ज़रा दुविधा रहती है कि जब सर बोल रहे हैं या जब बताया जाता है कि विशेष व्यक्ति, तो ज़रूरी नहीं कि वो बड़ा आदमी हो, APJ कलाम हो, महात्मा गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो। ऐसा नहीं है। संसार में विशेष व्यक्ति के लिए बोला है, विशिष्ट व्यक्ति के लिए नहीं बोला है। तो अगर आपका मित्र रोहन है तो रोहन भी क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। रोहन जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मेरे ख्याल से ये जो दुविधा थी इससे क्लियर हो जाएगी। अब पुस्तक की बात की, अगर पुस्तक में कुरान, गीता, रामायण, बाइबल ये विशिष्ट या विशेष वस्तु की बात कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं। पुस्तक में आपकी हिंदी व्याकरण जो है, सैवी हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 5, वो भी क्या है? वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो विशेष वस्तु भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। अब हम चलते हैं अगला भेद है संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा। इसमें भी कल हमें पता चला, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन आ गया था। जैसे नगर, हमने कुत्ता, नगर, लड़का उदाहरण दिए थे। जैसे गाय, गाय क्या है? गाय जातिवाचक संज्ञा है। इससे सभी दुनिया के सभी गायों का बोध होता है। तो जो गाय शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा क्यों है? क्योंकि जब हम गाय की बात कर रहे हैं तो उसमें सभी गायों का बोध होता है या पता चलता है। तो इसीलिए सभी, पूरी जाति के लिए ये शब्द है, या पूरी जाति का पता चलता है या बोध होता है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा का है। अगर कोई गाय है, उसका कोई नाम रखा है, जैसे एक गाय है, उसका नाम नंदिनी है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक गाय है, उसका नाम नंदिनी है, तो वो क्या हो जाएगी? अब वह जातिवाचक संज्ञा में नहीं है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। ठीक है। लेकिन गाय शब्द है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो था हमारा, हम देख ही रहे हैं, तीसरा संज्ञा का जो भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे मधुरता, कायरता, अच्छाई, प्रेम, मिठास, जलन, ईर्ष्या, प्रसन्नता, ऐसे जो शब्द हैं जिससे हमें किसी व्यक्ति वस्तु का गुण, दोष, अवस्था या भाव। अवस्था क्या होता है बच्चों? जैसे बुढ़ापा, ठीक है, बचपन, ये सब अवस्थाएं हैं। जब इसका बोध होता है तो वो भी क्या है? अवस्थाओं के नाम भी भाववाचक संज्ञा में ही आते हैं। तो ये हमने इसको संक्षेप में देखा। क्या देखा? कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। 3 भेद होते हैं और वे कौन कौन से हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? अब चलते हैं संज्ञा शब्दों की तालिका। ये हमें करना था। कल हमने भाववाचक संज्ञा तक ही किया था। अब आगे चलते हैं संज्ञा शब्दों की तालिका। इस तालिका से हम इसको देखते हैं। ये तालिका किस लिए दी गई है? ये इसलिए दी गई है कि जो कन्फ्यूजन जो है वो हट जाए। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में मयंक लड़के का भी नाम है, देखो, और महात्मा गांधी का भी दिया है। दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हम लोगों ने जब उदाहरण किया था तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया कि जब हम विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की ही बात कर सकते नहीं। तो इसमें देखा कि मयंक और महात्मा गांधी दोनों ही नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मयंक हो चाहे महात्मा गांधी हो, दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो और कौन कौन से उदाहरण हैं हम लोग देखते जाते हैं। तो पहला वाला है शिवाजी, व्यक्तिवाचक। ताजमहल, शिवाजी कौन थे? इन्होंने मुगलों से लड़ाई की तथा अपने मराठा साम्राज्य को बचा के रखा। तो विशिष्ट व्यक्ति, विशेष व्यक्ति। फिर है ताजमहल, ये भी खास इमारत है। दुनिया में एक ही ताजमहल है आगरा में, जो काफ़ी खूबसूरत है, अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। तो ताजमहल क्या शब्द है? ये ताजमहल जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आ जाते हैं दिल्ली, स्थान का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। भारत देश का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लाल किला इमारत है, प्राचीन इमारत है, शाहजहां ने बनवाई थी, नई दिल्ली में है। ये भी है विशेष इमारत है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यमुना गंगा की मुख्य सहायक नदी है, ये भी खास नदी है, इसका नाम है यमुना। तो यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह दूसरी नदी है नर्मदा, नर्मदा नदी भी व्यक्तिवाचक। और मयंक, महात्मा गांधी, मैंने अभी इसी के बारे में बताया। एक साधारण लड़का जिसका नाम मयंक है वो भी व्यक्तिवाचक है, और महात्मा गांधी जी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। उसी तरह हम अपने दूसरे संज्ञा पे चलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा है पुत्र, हाथी, पहला शब्द है हाथी। तो इसमें सभी हाथियों की बात किया है, पूरी जाति का बोध हो रहा है। अगर खास हाथी का मैं उदाहरण होता, जैसे मैंने बताया था इंद्र का हाथी है एरावत, तो एरावत व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हाथी बोला है, हाथी शब्द है, हाथी नाम है, तो हाथी जातिवाचक है। उसी तरह पुत्र, घोड़ा, शहर, पेड़, पर्वत, पुस्तक, लड़की, गाय, ये सब क्या है? ये सभी के सभी जातिवाचक
संज्ञा के उदाहरण हैं। इनसे सभी जातियों का बोध होता है या पता चलता है। बोध का अर्थ होता है पता चले। अगला हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाव, फिर मैंने बताया कि वस्तुओं, व्यक्तियों की गुण, दोष, अवस्था या भाव को भाववाचक संज्ञा में गिना जाता है। तो आगे चलते हैं, कौन कौन से हैं भाववाचक, तालिका में देखते हैं। पहला है मिठास, अच्छाई, कायरता, सुंदरता। बचपन, बचपन अवस्था है। सुंदरता गुण है। कायरता दोष है, बुराई, बुराई को दोष बोला जाता है। अच्छाई फिर गुण है। मिठास भी गुण है। कोमलता गुण है। मित्रता भाव है। बुराई भाव है। गर्मी ये भी गुण में आता है। ठीक है, तो ये था हमारी भाववाचक संज्ञा की सूची। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। मिठास, अच्छाई, कायरता, सुंदरता, कोमलता, मित्रता, बुराई, गर्मी। तो ये था हमारी संज्ञा शब्दों की तालिका। अब हम चलेंगे अपने अभ्यास प्रश्न पे। अभ्यास प्रश्न है, संज्ञा शब्दों को रेखांकित करो। वो रेखांकित का अर्थ होता है नीचे लाइन खींचना है। पहला इसने कर दिया, रामलाल शहर रामलाल शहर जा रहा था। तो रामलाल नाम है, शहर भी तो संज्ञा है। रामलाल कौन सा संज्ञा है बच्चों, अगर पूछा जाए तो? ये व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर, शहर नहीं का नाम नहीं दिया है तो शहर है जातिवाचक संज्ञा। तो हमें रामलाल के अलावा शहर को भी रेखांकित करना है, अंडरलाइन, रेखांकित। रेखांकित का अर्थ होता है नीचे रेखा खींचनी। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरलाइन करना है। विद्यालय से सभी बच्चे चिड़ियाघर देखने गए। तो विद्यालय स्थान हो गया, बच्चे भी संज्ञा है। बच्चे कौन सा संज्ञा है अगर बोला जाए तो? जातिवाचक। विद्यालय भी जातिवाचक। चिड़ियाघर स्थान है तो ये भी जातिवाचक में है अगर प्रकार देखा जाए। देखने गए, तो विद्यालय से सभी बच्चे चिड़ियाघर देखने गए। तो विद्यालय एक संज्ञा हो गया, बच्चे संज्ञा हो गया, चिड़ियाघर संज्ञा हो गया। तीसरा है हमारा, पर्वत की ऊंचाई देख कर भी वह नहीं डरा। पर्वत, ऊंचाई और डरा, ये तीन संज्ञा हैं। तो आओ इसको रेखांकित भी कर लें, बहुत ही सरल है। तो रामलाल पहले ही है, हमने शहर को रेखांकित किया। रामलाल पहले ही रेखांकित है, शहर जा रहा था। उसके बाद हम आ जाते हैं, विद्यालय से सभी बच्चे चिड़ियाघर देखने गए। तो इसमें तीन हैं। अगला है, पर्वत की ऊंचाई देखकर भी वह नहीं डरा। डरा है भाववाचक, डर एक भाव है तो डरा भी भाववाचक संज्ञा है। तो इसको बच्चों अब कैसे लिखना है? अब तो बुक सबके पास आ गई है लगभग, तो इसको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, डार्क पेंसिल से लिखना है,
हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। मैंने देखा कई बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत गंदी थी, तो डार्क पेंसिल से लिखना है, हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए और क्लिक करके मेरे ईमेल आईडी पे भेज दोगे जो मैंने आपको स्नैप होमवर्क में भेजा हुआ है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझा देता हूँ। इसको पेंसिल से लिखना है, डार्क कलर की पेंसिल होनी चाहिए। अगर गंदी राइटिंग आती है तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, पढ़ने में बहुत परेशानी होती है, तो आपको डार्क कलर की पेंसिल यूज़ करना है। राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए और उसके बाद क्लिक करके मेरे ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, नीचे वर्ग में कुछ शब्द मिल गए हैं। नीचे वर्ग में कुछ शब्द मिल गए हैं, उन्हें छांटकर अलग अलग करो। वर्ग, इसमें ज़रा पुस्तक की गलती है, ज़रा ध्यान से देखो बच्चों। नीचे एक बड़ा सा कटोरा रखा हुआ है। वर्ग को हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर तो है नहीं, बॉक्स तो बना नहीं है, तो कभी कभी बुक में भी गलती हो जाती है। तो नीचे कटोरी में या कटोरे में कुछ शब्द मिल गए हैं, उन्हें छांटकर अलग अलग करो, ये होना चाहिए था। वर्ग लिख दिया है, वर्ग बनाया नहीं है। वर्ग का अर्थ होता है स्क्वायर। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसके छांट के हमको लिखना है। तो एक एक करके हम लोग चलेंगे। पहला वाला हम लोग लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञाओं के तीनों भेद हमें पता ही हैं, अब हम उनको पहचानना भी हमें आना चाहिए। तो इस प्रश्न से वो हमारी किस बात की जांच की जा रही है या क्या पता लगाया जा रहा है कि हम लोग अगर संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा अगर मिले हों, क्या हम उसको अलग अलग कर पाते हैं। तो हम लोग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लोग विशेष व्यक्ति, स्थान, नाम, उन सबको पहले लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ। तो बच्चों, हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को लिखते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला संज्ञा क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो शुरू करते हैं। इस बड़े से कटोरी में देखते हैं कौन कौन से शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो पहला हमारा शब्द है, हमने देखा कि दिल्ली, क्योंकि शहर का नाम है, स्थान का नाम है। फिर उसके बाद चलते हैं ताजमहल, खास इमारत है, हमने अपने उदाहरण में भी पढ़ा था। उसके बाद आते हैं गंगा। गंगा है, गंगा से पहले जरा देखो एक सूरज। सूरज ये भी क्या है? अगर ये किसी व्यक्ति का नाम है तभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा। अगर यह आसमान में जो तारा है सूरज, अगर वो है तो तभी भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। आगे चलते हैं। गंगा, कानपुर, ये सब नाम देखो, गंगा खास नदी है। फिर आ जाते हैं कानपुर पे, उसके बाद आ जाते हैं भारत पे, उसके बाद आ जाते हैं राधा रमेश, ये भी नाम है, राधा रमेश। तो कुल मिला के बच्चों ध्यान से एक बार देखो कितनी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। पहला है दिल्ली, ताजमहल, गंगा, कानपुर, भारत, राधा, रमेश, सूरज। तो ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। आपको टिक नहीं करना है, आपको लिखना है। किसके नीचे लिखना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नीचे लिखना है।
तो क्या लिखेंगे? पहला है दिल्ली, दूसरा है ताजमहल, तीसरा गंगा, चौथा कानपुर, पांचवा भारत, छठा राधा, सातवां रमेश और आखिरी है सूरज। तो ये था हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगले पे चलते हैं। हमारा भाववाचक संज्ञा। अगला है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा पे चलते हैं। हम जानते हैं जातिवाचक से हमें पूरी जाति का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा वो शब्द हैं जिससे हमें पूरी की पूरी जाति का बोध होता है या पता चलता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं चावल। चावल है जातिवाचक। फिर चलते हैं नगर। नगर भी जातिवाचक। फूल, फूल भी जातिवाचक है। उपवन, उपवन मतलब बगीचा, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। किताब, किताब भी एक जातिवाचक संज्ञा है। बंदर और विद्यालय, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। तो बंदर पे भी हम लोग निशान लगाया और विद्यालय पे भी। तो कुल मिला के कितने हुए बच्चों? ये 7 शब्द हैं। जातिवाचक संज्ञा में आया चावल, नगर, फूल, उपवन, किताब, बंदर और विद्यालय। अब आ जाते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक में फिर से एक बार दोहरा देते हैं। चावल, नगर, फूल, उपवन, किताब, बंदर, विद्यालय। ये सब किस में आए? ये सब जातिवाचक संज्ञा में आए। अब हमारे कटोरे में भाववाचक संज्ञा बचे हैं, उनको अलग लिखना है। इसके लिए हम लोग भाववाचक संज्ञा पे आ जाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा हम लोग करेंगे। तो भाव में क्या है? ईमानदारी एक भाव है, इसको हमने टिक किया। उसके बाद बचपन अवस्था है, बचपन एक अवस्था है। आलस्य ये दोष है। ओहो, आलस्य क्या था बच्चों? एक दोष है, बुराई। अब आ जाते हैं, अगला है सुंदरता, गुण है। सुंदरता के बाद हम लोग चलते हैं मित्रता पे। मिठास, उसके बाद आते हैं मिठास और ऊंचाई। मिठास भी गुण है, ऊंचाई भी गुण है। तो ये थे हमारे भाववाचक संज्ञा। तो एक बार इनको फिर से देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं। एक कुल कितने हैं? 7 शब्द हैं। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा में पहला है ईमानदारी, बचपन, आलस्य, सुंदरता, मित्रता, मिठास, ऊंचाई। तो ये थे हमने जो कटोरे में शब्द लिखे हुए थे,
उन सबको अलग अलग छांट के लिख दिया। इससे क्या हो गया, हमें अपने किसका ज्ञान हो गया, हमें संज्ञा के भेद पहचानने आ गए। संज्ञा के 3 भेद थे, हमने उन सबको सही ढंग से पहचान के उनके स्थान के नीचे लिखे। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा शब्द पर घेरा लगाओ। ये गोला लगाने वाला है, घेरना है हमको। पहला वाला कर रखा है भाववाचक संज्ञा, जिससे हमें भाव का पता चले। तो पहला वाला, उस पर हमको क्या करना है, गोला करना है। अगले आते हैं, सबसे मित्रता करो। सबसे मित्रता करो, तो इसमें मित्रता क्या है बच्चों, भाव है। इसकी रचना किस शब्द से हुई है, मूल शब्द है मित्र। हमने किया था मित्र जमा ता, तो मित्रता है। तो मित्रता भाववाचक संज्ञा है। इसमें पहले से ही कर रखा है, हमें गोला लगाने की ज़रूरत नहीं है, उदाहरण था। दूसरे पे चलते हैं। बचपन में सभी शैतानी करते हैं। बचपन में सभी शैतानी करते हैं। तो ये इसमें कौन कौन से शब्द हैं, बचपन अवस्था है, शैतानी, दोष बोलो, दोष है, सच्चाई और ईमानदारी से काम करो। तो दूसरे वाक्य पे हमने देखा कि सच्चाई और ईमानदारी ये भाववाचक संज्ञा है। तो सच्चाई को गोला करते हैं और ईमानदारी को भी गोला करते हैं। सच्चाई और ईमानदारी भाववाचक शब्द हैं, हमने घेरा लगाया। अगला वाक्य है हमारा, अगला वाक्य है मोहन के पिता बुढ़ापे में भी दवा नहीं खाते। तो ये अवस्था वाली है, इसमें बुढ़ापे ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मोहन के पिता बुढ़ापे, तो बुढ़ापे को हम लोग गोला लगा देते हैं। तो इस वाक्य में भाववाचक एक ही शब्द है, भाववाचक संज्ञा एक ही शब्द है। मोहन के पिता बुढ़ापे में भी दवा नहीं खाते। तो बच्चों ध्यान से देखो, हम लोग केवल इसमें इन वाक्यों में केवल भाववाचक पे ही, भाववाचक संज्ञा पे ही गोला लगा रहे हैं। मोहन पे मत लगा देना, ठीक है, पिता पे नहीं लगा देना है। ये भी संज्ञा है, दवा भी संज्ञा है, लेकिन हमें केवल भाववाचक संज्ञा पे ही गोला लगाना है। तो इसीलिए हमने बुढ़ापे पे गोला लगाया। हमारा एक और वाक्य है ताजमहल की सुंदरता दर्शकों को लुभाती है। तो इसमें क्या है, सुंदरता, सुंदरता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो है, इसको हम गोला लगाते हैं। लुभाना, लुभाना भी एक भाववाचक संज्ञा है बच्चों, तो इसको भी गोला लगाते हैं। फिर से देखो, ये अंतिम वाक्य में ताजमहल संज्ञा है, अरे संज्ञा तो है ही है, लेकिन ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हम लोगों को केवल भाववाचक संज्ञा पे ही गोला लगाना है। तो ताजमहल की सुंदरता, सुंदरता और लुभाती, ये भाववाचक संज्ञा है, तो हमको केवल इन्हीं पे गोला लगाना है।
हाँ, तो बच्चों हमने इसको कर लिया। शेष जो प्रश्न हैं उनको अपने कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।